हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम C4 साइकिल जिसे कि हेचन-स्लैक साइकिल या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे भी कहते हैं के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने फोटोसिंथेसिस की केल्विन साइकिल जिसे कि C3 साइकिल कहते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था और किस तरह से शुगर बनती है और रीजनरेशन प्रोसेस उसमें होता है। अब C3 साइकिल के साथ ही C4 साइकिल जो है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम C4 साइकिल देखते हैं। उसी को समझने के लिए सबसे पहले हेचन-स्लैक साइकिल या हेचन-स्लैक पाथवे से क्या आप समझते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि जैसा हमने देखा कि जब हम C3 साइकिल देखते हैं तो वहाँ पर C3 साइकिल में राइबुलोज डाइफॉस्फेट कंपाउंड जो है उसमें CO2 ऐड होता है, यानी कि CO2 किस पे ऐड हो रहा है, राइबुलोज डाइफॉस्फेट पर, और फर्स्ट टेबल कंपाउंड PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये हो गई आपकी C3 साइकिल। वहीं दूसरी ओर जब हम C4 साइकिल देखते हैं तो वहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि जो 3 कार्बन कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरुवेट उसके ऊपर CO2 ऐड होता है और जो फर्स्ट टेबल कंपाउंड बनता है वो होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA जिसे कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमने देखा जो फर्स्ट टेबल कंपाउंड बनता है उसके आधार पर साइकिल का नाम होता है। पहले वाली साइकिल C3 में फर्स्ट टेबल कंपाउंड PGA बना था। C3 में फर्स्ट टेबल कंपाउंड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि PGA बनता है, इसलिए वो C3 साइकिल कहलाती है। और C4 साइकिल में फर्स्ट टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए ये C4 साइकिल कहलाती है। तो बेसिक डिफरेंस हमने देखा C3 साइकिल और C4 साइकिल में कि जो फर्स्ट टेबल कंपाउंड है वो ये डिसाइड करता है। अब इसकी जो स्टडीज़ हुई उसमें 2 साइंटिस्ट थे, हेच-स्लैक, जिनके नाम पर ये पाथवे बना है। इन्होंने क्या देखा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है उसमें कार्बन जो लिया इन्होंने वो रेडियो एक्टिव कार्बन लिया, यानी कि C14 कार्बन लिया है, और उस कार्बन का जब फिक्सेशन स्टडी किया गया तो उसमें पाया गया कि जो 50% जो फिक्सेशन था वो मैलेट के या एस्पार्टेट के रूप में होता है और केवल 10% ही था जो कि PGA के रूप में था, यानी कि जो फर्स्ट फिक्सेशन वाला जो है उसमें 4 कार्बन कंपाउंड जो हैं एस्पार्टेट, मैलेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये बनते हैं, जबकि जो 10% PGA ही है जो कि PGA में कन्वर्ट होता है। तो ये तो एक स्टडी थी जो कि शुगर केन के ऊपर की गई थी। और पहले वाले जो साइंटिस्ट थे कॉर्ट, फिर है चैक, हार्ट और बर, इन्होंने इसके ऊपर स्टडी की थी। कॉर्ट्स, चेक, हार्ट एंड बर, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने शुगर केन की लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस का स्टडी करी तो उन्होंने ये रिजल्ट्स पाए और रेडियो एक्टिव कार्बन के द्वारा इन्होंने इसको C14 के द्वारा ये पता लगाया। इसी को आगे करते हुए जो साइंटिस्ट हैं हेच और स्लैक, जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया और ये परिणाम निकाला कि जो पूरा पाथवे है C4 साइकिल का उसको उन्होंने समझाया और फर्स्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है, जिसकी वजह से इसको हम C4 साइकिल कहते हैं। तो ये तो बेसिक हेच-स्लैक पाथवे है जिसको कि हम अभी पढ़ेंगे। कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ
यहाँ पे पहले एक बार इसका जनरल देखते हैं हम। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है यहाँ पर वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम C4 प्लांट्स कहते हैं या C4 साइकिल कहते हैं। अब दोनों ही प्लांट्स यानी कि मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स में ही पाया जाता है। मोनोकोटिलेडन्स की 2 फैमिलीज़ हैं, साइप्रेसी और पोएसी यानी कि ग्रैमिनी फैमिली, इसमें सारी आपकी ग्रेन्स आती हैं, गेहूँ, चावल, मक्का और सारे ही मिलेट्स और ग्रेन्स जो हैं वो पोएसी फैमिली में आते हैं या ग्रैमिनी फैमिली में आते हैं। तो इसके अंदर भी ये वाली साइकिल पाई गई। और इसी तरह से जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं यानी कि द्विबीजपत्री होते हैं, उनकी भी करीब 300 से अधिक जातियां हैं जो कि द्विबीजपत्री पादपों की हैं, जिनमें कि C4 चक्र पाया गया है। इनमें आप देख रहे हैं एमेरेंथेसी, कंपोजिटी यानी कि सूरजमुखी फैमिली, फिर यूफोरबिएसी है, चिनोपोडिएसी है और ऐसे ही कई सारी फैमिलीज़ थी जो कि जिनमें कि C4 चक्र पाया जाता है। और अभी तक ये रिपोर्ट हुआ है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं बेसिकली उन्हीं के अंदर ये C4 साइकिल देखने को मिलती है। आगे देखते हुए जब हम देखते हैं इसका लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब लीफ का स्ट्रक्चर आप जब देखेंगे तो देखिए स्ट्रक्चरल पिक्यूलरिटीज़ क्या क्या आती हैं C4 प्लांट्स के अंदर। बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमने देखा कि कोई भी लीफ होती है, आपको पता है डाइकॉट है अगर लीफ, तो क्या होगा, ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होती है और इसमें 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। ऊपर की तरफ इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं जिनको हम पैलिसेड बोलते हैं, और नीचे की तरफ दूर दूर होती हैं जिनमें अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, उनको हम स्पॉन्जी टिश्यूज़ बोलते हैं। और यहाँ सेंटर के अंदर आपको वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, ऊपर जाइलम और नीचे फ्लोएम। ये हो गया आपका जाइलम, ये हो गया फ्लोएम, और ये होती हैं खंभ ऊतक या पैलिसेड टिश्यूज़ और नीचे वाली स्पॉन्जी। ये दोनों मिलकर के मीज़ोफिल टिश्यूज़ बनाती हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है डाइकॉट लीफ का। डाइकॉट्स के अंदर आपको इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और अगर मोनोकॉट लीफ होती है तो उसमें क्या होता है कि ये 2 कोशिकाओं में पैलिसेड और स्पॉन्जी में विभेदन नहीं होता है और सभी कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं। यहाँ पर जो पैलिसेड कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, यानी कि पर्णहरित होता है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। अब यहाँ पर देखिए जब आप कोई C4 प्लांट की हम देखते हैं, C4 प्लांट का स्ट्रक्चर देखते हैं इंटरनल, तो यहाँ पर आपको देखने को दिख रहा है कि सेंटर में आपके वेस्कुलर बंडल है जिसमें कि ऊपर की ओर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, फिर इसके बाद इसके चारों तरफ घेरे हुए एक शीथ होती है जिसको हम बोलते हैं बंडल शीथ कोशिकाएं या पूल आच्छादित कोशिकाएं होती हैं जो कि इसको घेरे रहती हैं। और उसके आगे भी एक और चक्र होता है कोशिकाओं का जिनको हम बोलते हैं मीज़ोफिल सेल्स जो कि इसको घेरे रहती हैं, यानी कि पर्ण मध्योतक कोशिकाएं होती हैं जो इस पूरी बंडल शीट को घेरे रहती हैं। यानी कि ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि पूर्ण उपयोग में लेता है ये, हर कोशिका जो है वो उसका उपयोग होता है। इस तरह की जो एनाटमी है उसको बोलते हैं हम KRANTZ, क्रेन्स एनाटमी, यानी कि जब आपके सेंटर में वेस्कुलर बंडल हो, उसके चारों तरफ बंडल शीथ हो और उसके चारों तरफ एक और रिंग हो, 1 या 2 या 3 रिंग हो सकती हैं मीज़ोफिल सेल्स की, जिसको कि हम क्रेन्स एनाटमी कहते हैं। इसको साइंटिस्ट क्रेन्स ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्रेन्स एनाटमी पड़ा है। अब हम इसमें कुछ अलग सी चीज़ें होती हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम C4 प्लांट्स की जो अंदर वाली कोशिका है, यानी कि पूल आच्छादित कोशिका, बंडल शीथ सेल्स हैं, इनको जब हम देखते हैं तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में
ग्रेना का अभाव होता है। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है, हरित लवक में पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इस तरह से आप देखते हैं ये ग्रेना है और थैलेकॉइड्स के ग्रुप को ग्रेना कहते हैं, और जिसके अंदर ये लगे हुए होते हैं, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर स्ट्रोमा होता है, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो जब हम क्रेन्स एनाटॉमी में देखते हैं यानी कि सीफो प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जो क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः ग्रेना से बना हुआ होता है। तो ग्रेना यहाँ पर जो बंडल शीट होते हैं उनमें ग्रेना का अभाव होता है यानी कि एब्सेंट होता है। मुख्यतः एक और चीज़ हमने देखी है कि जो इसके बाद जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, मीजोफिल सेल्स में ग्रेना सुविकसित होता है यानी कि ग्रेना वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होता है यानी कि वेल डेवलप्ड होता है। तो बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या हो गया कि जो अंदर वाली कोशिका है उसमें ग्रेना एब्सेंट होता है, तो जो ग्रेना जो कार्य कर रहा है प्रकाश संश्लेषण में उसका अभाव या उसकी कमी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, और बाहर वाली कोशिका मीजोफिल कोशिकाएं जो हैं उनमें वो प्रेजेंट होता है। इसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डायमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट डायफॉर्मिज्म यानी कि क्लोरोप्लास्ट द्विरूपता। दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलते हैं। कुछ पादप ऐसे भी हैं जैसे कि बर्मुडा ग्रास होती है ग्रैमिनी फैमिली की, जिसके अंदर आपको ये विभेदन नहीं होता यानी कि दोनों में ही ग्रेना पाए जाते हैं। अब आपका आता है मीजोफिल कोशिकाओं में जो हरित लवक है वो सामान्य आकार के होते हैं, उनका जो आकार है वो नॉर्मल साइज़ है, जबकि पूल आच्छादित जो कोशिकाएं हैं यहाँ पर देखिए जो मीजोफिल है उसमें जो हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट है उसका जो साइज़ है या शेप है वो सामान्य आकार का होता है, जबकि नॉर्मल है। जबकि जो बंडल शीट सेल्स होती हैं उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें काफ़ी बड़े आकार के लार्ज या बिग होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, तथा इनमें फोटोसिस्टम 2 अनुपस्थित होता है। आपने देखे फोटोसिस्टम 2, जब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों के ही वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। तो जो लाइट रिएक्शन थी उसमें दो तरह के फोटोसिस्टम्स होते थे, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 का क्या काम था? फोटोसिस्टम 1 का काम था एटीपी सिंथेसिस, और फोटोसिस्टम 2 जो था वो एटीपी और NADPH2 दोनों को ही सिंथेसाइज करता था। यानी कि जो एसिमिलेटरी पावर बनती हैं वो फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 से बनती हैं, जो कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये बता रहे हैं कि जो फोटोसिस्टम 2 है वो अनुपस्थित होता है, किनमें? बंडल शीट सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें फोटोसिस्टम 2 अनुपस्थित होता है। फिर यहाँ पर जो राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, हमें पता है एंजाइम्स के बेसिस पर ही रिएक्शंस होती हैं। तो रुबिस्को यानी कि राइबोलोज डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम, वो बंडल शीट सेल्स में उपस्थित होता है। बंडल शीट सेल्स यानी कि जो अंदर वाली कोशिकाएं हैं वहाँ पर होता है। और PEP कार्बोक्सिलेज, ये दो एंजाइम्स होते हैं, एक एंजाइम होता है रुबिस्को और दूसरा होता है PEP कार्बोक्सिलेज। ये डिपेंड करता है कि वो राइबोलोज को रिड्यूस कर रहा है या वो PEP को रिड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं। तो रुबिस्को जो है वो तो बंडल शीट में पाया जाता है, और जबकि मीजोफिल के अंदर यानी कि बाहर वाली जो कोशिकाएं हैं, मीजोफिल सेल्स
इसके अंदर आपको PEP कार्बोक्सिलाइज देखने को मिलेगा। तो इन्हीं एंजाइम्स की प्रेजेंस से भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सेल्स में किस प्रकार की रिएक्शन हो रही होंगी। C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर C3 साइकिल नहीं होती है। C4 प्लांट्स में दोनों तरह की साइकिल्स पाई जाती हैं, C4 भी और C3 भी, यानी कि फिक्सेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो अलग कोशिकाओं में होता है और C3 साइकिल पूरी तरह से वैसी ही संचालित होती है जैसे कि हमको C3 प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके बेसिस पर हम क्रेन्स एनाटॉमी और को पढ़ते हैं। तो इसके आगे वाले वीडियो में हम इसका पूरा मैकेनिज़्म देखेंगे कि C4 प्लांट्स के अंदर किस तरह से फिक्सेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड को और वो वापस रिलीज़ होके किस तरह से C3 साइकिल को संचालित करने में हेल्प करती है। तो इसे आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और इसको डायग्राम बनाकर देखिए।